बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सियासी सरगर्मियों और जो हिद्दत पैदा हुई है उसमें सिंध की ऑडिट रिपोर्ट जो मार्च के महीने में असेंबली में प्लेस की गई, उसके ऊपर कोई बातचीत आप लोगों से हो नहीं सकी। आज हम इस बड़े अहम मौजू के ऊपर, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के बारे में जो इदारा जिम्मेदार होता है देखने की, उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले साल भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मौजू पे, तो हमने ये कहा था कि सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट खुद है। सबसे करप्ट डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट है। वो पैसे खाता है, वो सही रिपोर्टिंग नहीं करता, और उसके बय्यन सबूत उनकी अपने कागजात के अंदर मौजूद हैं जो मैंने दिया। ये इतनी मोटी एक किताब है, इस जैसी जब आप बाकी ऑडिट रिपोर्ट करती हैं तो जितनी इसकी थिकनेस है इससे दुगनी और हो जाती है, 3 गुना। ये कागज सिया किए जाते हैं। इस साल का ये जो ऑडिट दिया गया है, इन्हीं ने प्लान बनाया था 450 फॉर्मेशंस को ऑडिट करने का। कुल फॉर्मेशन सिंध के अंदर जो है वो 2483 फॉर्मेशन है। उसमें से 450 को किया था। 303 फॉर्मेशंस का एक्चुअली इन्हीं ने ऑडिट किया। 303 फॉर्मेशंस को जो ऑडिट किया, उसके अंदर जो रकम ऑडिट की गई, वो जो उन महकमों ने खर्च की, वो 367 बिलियन रुपीस थी। उस 367 बिलियन रुपीस में इन डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड ही नहीं दिखाया। कितना रिकॉर्ड नहीं दिखाया? 147.56 बिलियन का रिकॉर्ड नहीं दिखाया। 367 बिलियन के अगेंस्ट 147.56 बिलियन का रिकॉर्ड नहीं दिखाया, यानी 40% का तो रिकॉर्ड ही नहीं दिखाया। तो सिर्फ 60% ये रिकॉर्ड दिखाया गया। अगर आप टोटल बजट आउटले के लिहाज से देखें तो ऑडिट कितनी रकम का हुआ? टोटल बजट कितना था? 1100 बिलियन। 1100 बिलियन। और उसमें से ऑडिट कितना हुआ जब आप कर लेते हैं तो वो 7.2% का सिर्फ ऑडिट हुआ। ये है इस रिपोर्ट का कमाल। अब इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो उनकी मेजर फाइंडिंग्स है, जो कि पहले 3 सफ़े में लिखते, वो मैं कवर कर देता हूं जल्दी से। बाकी ये सारी आपको राइटिंग में पूरी रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी, आप वहां से डाटा ले सकते हैं। इसने कहा कि 303 फॉर्मेशन थी 37 PAOs में, पब्लिक अकाउंटिंग ऑफिसर्स में, और उसका 246 बिलियन का हुआ। और उन्हीं ने 400 करनी थी, जो मैं आपसे कर चुका। अब इसके अंदर इन्हीं ने जो रिसीट्स थी वो 100 एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 124 बिलियन एंड रिसीट्स ऑफ ओनली 0.009 बिलियन को ऑडिट किया। दैट्स ऑल दे हैव डन। रिकवरी उन्हीं ने जो पॉइंट आउट की थी वो 11,936 मिलियन की रिकवरी पॉइंट आउट की थी, और रिकवरी रिपोर्ट छपने तक सिर्फ 156 मिलियन की हुई, लेस देन 1%। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है सिंध के अंदर? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में, KP में ऑपोजिशन के पास थी, या उस पार्टी के पास होनी चाहिए जो ऑपोजिशन में हो उस पीरियड के। इस वक्त जो सबसे बड़ा कमाल है वो ये है कि ये ऑडिट जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया है, आपके ख्याल से कौन से सन का ऑडिट देख रहे हैं? ये ऑडिट रिपोर्ट तो 21-22 की है, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी 16-17 देखी, 5 साल पीछे है। और किस पीरियड से? 1992 से लेके अब तक का जो जायजा है
वो बिलाल गफ्फार साहब ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, वो उसको कवर करेंगे। मैं बाकी चीज़ें कवर करता हुआ चलूँगा और ये आखिर में आपको फिर बताएंगे कि कितनी कंप्लाइंस हुई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रूलिंग्स की इस अरसे के अंदर। देखिए, इसके अंदर सिंध के अंदर बड़े बड़े मेजर स्कैंडल्स हुए हैं जिसमें ऑडिट रिपोर्ट कोई जिक्र ही नहीं करती। केएमसी का एक स्कैंडल याद है ना आप सबको, एक साहब थे लियाकत कायम हाजी साहब, वो निकला। आज तक किसी ने सुना उसको कोई सजा हुई या क्या हुआ? मिट्टी पाओ, कवर अप, वो जाफरी साहब का मशहूर शेर है, रिश्वत लेके फंस गया, रिश्वत दे के छूट जा, वो फॉर्मूला चल रहा है। फिर क्या हुआ, वो एफआईए ने इरेगुलरिटीज के लिए किया तो उन्होंने देखा कि एक ही खानदान के 21 लोग जो है वो केएमसी के पेरोल पे पिछले 10 साल से तनख्वाह ले रहे, कभी अटेंड ही नहीं किया। आपका इस साल का सबसे बड़ा मशहूर स्कैंडल कौन सा है? मोटरवे स्कैंडल। कितने का? 400 बिलियन का। कोई जिक्र नहीं है कि हमने इसके ऊपर इंक्वायरी, ऑडिट रिपोर्ट, डेप्थ ऑडिट, बोधे, कोई जिक्र नहीं होगा। उससे पहले हर साल आप क्या सुनते हैं? वीट स्कैंडल। वीट स्कैंडल, National Accountability Chapter has recovered more than ₹10 billion in wheat under inquiries opened against the Provincial Food Department for theft of wheat worth more than 15 billion। ये अखबार की रिपोर्ट थी और ये किस तारीख की है? ये पिछले सालों की है, इस साल की नहीं है। लेकिन किसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिखा दे किसी स्कैंडल का जिक्र, तभी ये मैं कहता हूं ये मिली भगत है चोरी की। कोई तो एक वीट स्कैंडल आता, कोई तो एक मैनेजमेंट प्रोसेस का ऑडिट दिखाते कि हमने इस प्रोसेस को दुरुस्त कर दिया, आइंदा नहीं हो गई है वीट के स्कैंडल्स। ₹0.7 बिलियन वीट गोज मिसिंग फ्रॉम सिंध पब्लिक गोडाउन, ये बोल की न्यूज थी 2022 की। सिंध फूड डिपार्टमेंट एम्ब्रॉयल्ड इन मेगा करप्शन स्कैम इन्वॉल्विंग वीट प्रोक्योरमेंट, मोहम्मद हुसैन खान साहब की 2019 की रिपोर्ट है जिसके अंदर 7 बिलियन से ज्यादा की गंदम की चोरी की रिपोर्ट है। नैब की प्रोब्स चल रही है, उसके बारे में इन्होंने नहीं किया। शक्कर रीजन में 2 बिलियन के फूड गोडाउन से वहां से उधर से निकाली गई है और उसमें क्या किया गया? वीट चोरी की गई, वीट की जगह मिट्टी डाल दी गई है या जो उसका खाका मिलता है वो डाला हुआ है, भरा हुआ है। 25 मिलों में से 18 मिलों ने प्ली बार्गेन किया है वीट स्कैंडल पे। कोई कवरेज नहीं है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ये गंदम के खरीदारी के अंदर एक गंदम की स्टोरेज है, एक गंदम की खरीदारी के भी स्कैंडल्स हैं कि लोगों को पैसे नहीं मिलते, जाली तरीके से सिर्फ दिखाया जाता है कागजों पे कि गंदम खरीद ली गई है, एक्चुअली गंदम नहीं खरीदी गई होती। ये सारे स्कैंडल्स की रिपोर्ट भी आपको साथ शेयर कर रहे हैं इस बात के सबूत के लिहाज से कि ये जो है ये ऑडिट डिपार्टमेंट किसी भी उसके अंदर किसी स्कैंडल के बारे में अपना तजिया नहीं दे रहा कि वो स्कैंडल रियल था, गलत था या उनके सिस्टम के प्रोसेस में क्या क्या खराबियां थी जिसकी वजह से ये स्कैंडल हो सके। ये कैसे मुमकिन होता है कि सरकारी पैसा जो है वो कोई आदमी निकाल के ले जाए? इसके माने सिस्टम में खराबी। ऑडिट डिपार्टमेंट का एक काम सिस्टम को भी दुरुस्त करना है और अगर सिंध के अंदर बार बार करप्शन होती है और कहीं भी पाकिस्तान में हो, मुझे सिर्फ सिंध से नहीं है, पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, करप्शन का खात्मा होना चाहिए। इनकी जिम्मेदारियों में से कोई रिपोर्ट के अंदर ऐसी रिकमेंडेशन आपको नहीं नजर आती। फिर आगे चलिए, एक और बड़ा मशहूर स्कैंडल है जो खुद उनके जमाने में हो रहा है, पेंशन फंड।
पेंशन फंड्स कौन मैनेज करता है? ये तो डायरेक्टली ऑडिट डिपार्टमेंट देखता भी है, और अकाउंटेंट जनरल सिंध जो उनके बाजू में रहता है उसका है ये। और क्या उसकी तादाद है? 2.031 ट्रिलियन। और दादू वाला अलोन जो था वो 200 बिलियन का था, जिसको ट्रेस भी कर लिया था उन्हीं ने अकाउंटों में कि 78 लोग इन्वॉल्व थे। ऑडिट रिपोर्ट खामोश है उसके बारे में। ऐसे में बेतहाशा स्कैंडल्स आपको बता सकता हूं जो कि सिंध के अंदर पिछले 5-6 साल में अखबारों की जीनत बने, टीवी की जीनत बने, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट उसके बारे में शेर खामोशा की तरह खामोश है। पब्लिक इंटरेस्टेड है, अवाम इंटरेस्टेड है इस बात के अंदर कि पता चले कि सिंध में इतनी करप्शन क्यों होती है। इसलिए ये ऑडिट डिपार्टमेंट अपना काम अगर सही नहीं करेगा तो, और अगर ये कहते सही है, तो मैं हुकूमत सिंध को भी चैलेंज भेज रहा हूं, खुद ऑडिट डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहा हूं। एक दफा एक बिग 5 ऑडिट फर्म्स जो दुनिया की बड़ी 5 कंपनियां मानी जाती है, EY जैसी, फर्गुसन, इस किस्म की 5 मशहूर कंपनियां हैं, उनमें से ऑडिट डिपार्टमेंट को ऑडिट करवा दी कि ट्रांसपेरेंसी आए, गुड गवर्नेंस सेटअप हो। यह मैं मुराद अली शाह साहब को चैलेंज कर रहा हूं। यह पिछले साल असेंबली के फ्लोर पे भी बजट की तकरीर में कहा था, लेकिन ऐसी कोई चीज ये करने को नहीं तैयार होते जिससे ये मामला सामने आए। अब आपको इसी रिपोर्ट में से जो हमने आपको चीजें दी गई हैं सीधा सीधा, वो एक तो वो है जो बिलाल गफ्फार साहब ने काम किया, फिर हमने आपको नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इसकी डिपार्टमेंट वाइज डिटेल दे दी है। एग्रीकल्चर सप्लाई एक का कर रहा हूं, ये पूरे हर डिपार्टमेंट की आपको इसके अंदर मिलेगी, लेकिन मैं पहला जो है या 2-3 बड़े के कर देता हूं। एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट, उनको ग्रांट मिली थी 21,407 मिलियन। उसमें से नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड कितने का हुआ? जो रिकॉर्ड देना नहीं, दिखाना नहीं पसंद किया डिपार्टमेंट ने, 9,383 मिलियन, दिखाना ही नहीं पसंद किया। अच्छा जी, और एक अगला बड़ा ले लेते हैं, फूड डिपार्टमेंट जिसके स्कैंडल का जिक्र हुआ, 1,38,531 मिलियन में से 24,780 मिलियन दिखाना नहीं पसंद किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तो कमाल की बात है ना, हेल्थ एजुकेशन, ये वो मसाइल हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं कि यहां गड़बड़ हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट था 1,61,100 मिलियन, उसके डिपार्टमेंट ने 93,113 मिलियन दिखाना पसंद नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं प्रोड्यूस किया। तो इसी तरह आपको ये सारे हर डिपार्टमेंट का सफा नंबर के साथ आपको जो रिपोर्ट मिली है उसमें सफा नंबर भी लिखा हुआ है कि आप गवर्नमेंट सिंध का कोई आदमी जो चाहे, ये हम वेब पे भी पोस्ट कर रहे हैं, वो खुद जाके चेक कर सकता है कि ये हमारे दिए हुए नंबर नहीं है, ये इसी किताब में से नंबर है, और वो 7% जो ऑडिट हुआ है उसके में से है, बाकी तो 93% का मसला ही बच गया है। फिर मेजर फाइंडिंग्स हाईलाइटेड ऑफ इरेगुलरिटीज डिपार्टमेंट वाइज, ये भी हमने हर डिपार्टमेंट की लिख दी। यानी अगर आप देखें पेज 849 पे, नॉन रियलाइजेशन ऑफ क्वालिटी प्रीमियम चार्जेस, ये किस डिपार्टमेंट की? एग्रीकल्चर सप्लाई, 1,600 मिलियन ये हुई। सीएम सेक्रेटेरिएट नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड 640 मिलियन। फिर उसके स्कूल्स के अंदर अनऑथराइज्ड डिस्बर्समेंट्स ऑफ फंड्स टू रीजनल ऑफिस 1,805 मिलियन। फिर उसके अंदर इरेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल विदाउट रिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग एस्टिमेट 1,255 मिलियन। इनएफिशिएंट
एंड नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ सब्सिडी। ये कौन सी सब्सिडी है? ये वो है जो लड़कियों को दी जाती है, स्टाइपेंड, और इसके ऊपर डिटेल में राबिया ने काम किया, वो आपको इसकी और भी तफसीलात बताएंगी आखिर में। 8,053 मिलियन की इर्रेगुलेटरी सिर्फ इस एक काउंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इस तरह सारे डिपार्टमेंट में अगर मैं पूरे पढ़ने लगूंगा तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं अगली जो हम मेगा करप्शन स्कीम जो चल रही हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट में लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलप लैंड एट साइट लड़काना, सफ़ा नंबर 874, 1,071 मिलियन। अच्छा जी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ये जो डीएओज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफिस, उसके लिहाज से भी हमने आपके लिए एक टेबल बना दिया कि आसानी हो जाए। डीओ थट्टा में जो है 4,623.8 मिलियन नॉन रिकंसिलिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर। डीएओ ऑफिस में जहां इनकम और रिकंसाइल कर सकेंगे वो पैसे गए किधर नहीं कर सके, ये अकाउंट ऑफिस में कह रहे 4,623.8 मिलियन। डीएओ शक्कर सन 2020-21 में 6,492 मिलियन और उससे पहले 19-20 में 5,197 मिलियन। यानी करप्शन कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। ये हमने एक उसका दिखाया कि ये सूरत हाल क्या चल रही है। जेकबाबाद छोटी सी जगह 1,384 मिलियन, और इसी तरह हमने जितने इन्हीं डीओज थे उनके अंदर कर दिया। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर जेकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 598 मिलियन की नॉन रिकंसिलिएशन। तालुका हॉस्पिटल कोटरी 251 मिलियन की नॉन रिकंसिलिएशन। इसी तरह फाजिल छोटे छोटे अस्पताल हैं, 25 से 50 करोड़ तो कोई मसला ही नहीं है। लूज चेंज हर जगह आपको पूरी किताब में नजर यही आता है। अच्छा जी, फिर 1.5.36 ऑडिट की किताब के अंदर एक्सेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ओवर एंड अबव द बजट इन एलोकेशन। जितनी बजट में पैसे रखे गए थे उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, पेज नंबर 90 पे है। डीएओ शक्कर सबसे ज्यादा ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध ने किया 953 मिलियन। नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड सबसे बड़ी रकम किसमें आएगी? एग्रीकल्चर सप्लाई में, शुगर केन कमिश्नर के हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद के कमिश्नर के अंदर दो आई है, 4,373 मिलियन और 4,309 मिलियन। और उसके बाद पेज नंबर 927 पे एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट 533 मिलियन। अलाउंसेस तक के अंदर गड़बड़ की हुई है। सफा नंबर 931 इरेगुलर पेमेंट ऑफ इनएडमिसिबल अलाउंसेस 437 मिलियन। गवर्नमेंट के टैक्स भी काटना भूल जाती है पब्लिक अकाउंट ऑफिसर 1,004 मिलियन। सफा नंबर 935 चैप्टर नंबर 5.5.29 इरेगुलर पेमेंट थ्रू डीडीओ अकाउंट डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑफिसर के अकाउंट से, सफा नंबर 941 चैप्टर नंबर 8.5.14 1,993 मिलियन। अब फूड डिपार्टमेंट अकेले में 947 9.51, ये नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है 24,780 मिलियन, 24,780 मिलियन। तो आप सोच लीजिए कि क्या इस हुकूमत सिंध के ये जो सूरत हाल चल रही है, और सबसे बड़ा तो हेल्थ डिपार्टमेंट का है 93,113 मिलियन।
तो ये वो दास्तान है जो हमने आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट की रखी है। बिलाल गफ्फार साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके बाद राबिया एजुकेशन के ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया मैन, कैमरामैन और रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रमज़ान के महीने में हमने आपको तकलीफ़ दी और आप इधर पहुँचे। फिरदौस भाई ने आपको ऑडिट डिपार्टमेंट का डिटेल आपको जायज़ा दिया, और मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि ऑडिट डिपार्टमेंट का जनाजा निकल चुका है। ऑडिट डिपार्टमेंट को सियासी मकासद के लिए, सियासी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोरम है, और वो है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें अपोजिशन के नुमाइंदगी होती है, और वो पिछले 5 साल की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस होती है उसको जज करती है, उसको देखती है कि पिछले 5 साल में फाइनेंशियल सिस्टम इस हुकूमत का और दूसरे डिपार्टमेंट्स का किस तरह चला। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारी जो अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो गैर फाल है। 2017 के अभी तक वो जांच पड़ताल कर रही है, और अब हमारा ये अगस्त में 2023 का जो पार्लियामेंट्री साल है ये ख़त्म हो रहा है। यानी 2018 का और 2023 का कब होगा कुछ नहीं पता। जो हम कहते थे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए, अपोजिशन के पास होनी चाहिए, ताकि ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं, ये जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, ये आम पब्लिक को पता चल सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का असली काम होता है मॉनिटरिंग का, चेक एंड बैलेंसेस का, लेकिन सूबा सिंध में ये ना होने के बराबर है। इसका एक वाज़ेह ये मिसाल मिलती है, जिस तरह फिरदौस भाई ने बताया कि 2483 फॉर्मेशन होने थे, जो 12% होना था, लेकिन सिर्फ 7% आपकी ऑडिट हुई, और उसमें से भी 367 बिलियन रुपीस का जो ऑडिट होना था उसमें से सिर्फ 147 बिलियन का ऑडिट हुआ, बाकी ऑडिट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें आप पूरी जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो इतनी मोटी किताबें हमें दी जाती हैं, उसमें आप देखेंगे ये बेज़ाब्तियाँ और ये करप्शन किस चीज़ में है। उसमें आपको हर जगह ये मिलेगा कि एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस, जो आपके सूबाई हुकूमत के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके काम करते हैं, उनमें ओवर पेमेंट, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में हेरा फेरिया, हर जगह आपको ना जो रिमार्क्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड। एक ये, और दूसरा कि जितनी परचेजिंग होती है, जो प्रोक्योरमेंट होती है, या तो उसका रूल फॉलो नहीं किया गया, जो आपके पेपरा सेपरा रूल्स हैं, उनकी ओवर पेमेंट की गई है, और कॉन्ट्रैक्टर्स को, मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को फवायद पहुंचाए गए हैं। ये मैं आपको देखूं कि इसमें यहां तक भी सामने आया है कि कुछ सीएम सेक्रेटरीट और ये जो दूसरा कल्चर डिपार्टमेंट है, इन्होंने इर्रेगुलर ओपनिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल दिए। सिंध बैंक के अलावा और कोई अकाउंट नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने वो भी कर दिया जिसमें 200 मिलियन रुपए की करप्शन हुई। ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये आपके ऑडिट रिपोर्ट का है। अब हम आते हैं वो जिस तरह ये मैं आपको बताऊं कि जो ऑडिट रिपोर्ट जो अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 1992 से 2017 तक जो डिस्कस हुआ है, सबसे पहले मैं आता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट। 135 पैरास थे 1992 से 2017 तक, और कंप्लाइंस कहता था कि इसके 63 पैरास की ऑडिट होनी है, लेकिन आज तक जो कंप्लाइंस हुई है वो सिर्फ 4 हुई है पैरास की, यानी 6.35% ऑडिट हुआ है पिछले 15 साल में एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट का। इसके साथ आप आए फूड डिपार्टमेंट, 9.8%, 150 ऑडिट पैरास थे और कंप्लाइंस हुए हैं सिर्फ 10। इसके बाद आप आए लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, 28 होने थे, सिर्फ 1 हुआ। पेज नंबर 378 टू 380। लाइव स्टॉक्स एंड फिशरी डिपार्टमेंट, पेज नंबर 400 से 402, 77 टोटल ऑडिट पैराज होने थे। 30 जो है वो पैराज रिक्वायरिंग कंप्लाइंस होने थे,
लेकिन कंप्लाइंस डन हुई सिर्फ 6.7%। माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट टोटल ऑडिट पैराज हुए 15 और उसमें कंप्लाइंस हुआ सिर्फ 7.7%। ये सारे डिपार्टमेंट का ये हाल है। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो आपके रूरल एरियाज के जो ज़्यादा डिपार्टमेंट है, जहाँ पैसा उधर ज़्यादा खर्च होता है, जिस तरह आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, फूड है, उधर लाइफ स्टॉक है, उधर आपको बेज़ाब्तियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जो कहते हैं ना कि ये पिछले 15 साल का जो डेवलपमेंट बजट सिंध का जो अभी तो मैं अगर आप 200 अरब रुपए भी लगा लें तो 3000 अरब रुपए सिंध में लग जाना चाहिए था पिछले 15 साल में। वो तो है ही नहीं कहीं। आपको कहीं नजर आता है कि आपको कहीं नजर आता है कि सिंध में पैसा लगा है? वो जेबों में चला गया। वो पैसा चला गया आपका दुबई में, लंदन में। वो पैसा चला गया सिंध हाउस में लोगों की वफादारियां खरीदने में। जो आम आदमी का पानी, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च होना था, वो डेवलपमेंट फंड्स इन पे नहीं खर्च हुआ, बल्कि खर्च कहाँ हुआ? अपनी जायदादें बनाने में। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तालीम का मैार आपका सिंध का देख लें, तालीम का आपको राबिया बताएंगी, ह्यूमन इंडिकेटर्स का आप देख लें, जो आप इंडिकेटर्स सिंध का देख लें, चारों सूबों के अगर आप कंपैरिजन देख लें तो आपका सूबा सिंध सबसे पीछे है। और इसकी वजह सिर्फ सूबा सिंध की 2 वजह हैं जो आज हम इधर खड़े हैं, एक बैड गवर्नेंस और एक करप्शन। अब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट पे अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। एजुकेशन पे ऑब्वियसली बजट के नंबर्स पे कुछ फिरदौस साहब ने भी बात किया, बिलाल ने भी बात किया है। मैं मोटे मोटे पॉइंट्स बता देती हूँ आसान अल्फाज में लोगों को समझने के लिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन के साथ क्या रवैया अख्तियार किया हुआ है। पिछले 15 साल की कंसेक्यूटिव जो रूलरशिप है, किंगशिप आप कह लें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, उसमें उन्होंने डिलिबरेटली एजुकेशन के निज़ाम को कम्प्लीटली जो है वो सिंध से, सूबे से गायब कर देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और आखिरी कुछ सांसें जो है ये तालीम का जो शोबा है वो सिंध के अंदर आखिरी सांसें ले रहा है। पोस्ट कोविड हमारे पास बेसिकली कहा जाता था कि 4 में से 3 बच्चे ऐसे होते थे कि जो कि 10 साल की उम्र की एज में लिखना या आम तरीके से पढ़ना जानते हो। अब ये सिचुएशन और ख़राब होते चले जा रही है। जो फ्लड की सिचुएशन आई उसने सिंध में पीपल्स पार्टी को एक और बहाना दे दिया कि जी स्कूल्स तबाह हो गए। करीबन 49,000 स्कूल्स की बिल्डिंग्स का बताया जाता है। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि 2016-17 में आखिरी दफ़ा सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना एजुकेशन प्रोफाइल यानी एजुकेशन की पूरी रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद से उन्होंने इस डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से, लेकिन छापते नहीं हैं, इसलिए कि वो नंबर्स इतने ख़राब हो चुके हैं कि ना वो डोनर एजेंसीज़ को, ना फंडिंग एजेंसीज़ को, ना ही वो बेसिकली आम आवाम को दिखा सकते हैं कि उन्होंने तालीम के साथ किस तरह की तबाही मचाई है सूबे के अंदर। अब जहाँ 49,000 स्कूल्स थे, फ्लड के बाद वो स्कूल्स करीबन खुद सीएम साहब फ्लोर पे खड़े होकर बोल चुके हैं कि 40% स्कूल जो है वो डिमोलिश कंडीशन के अंदर चले गए। यानी सूबे के अंदर कम से कम 40 से 50% ऐसे स्कूल्स की बिल्डिंग्स होगी जो कि ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे पास इससे पहले कोविड तक 6.9 या 6.7 आदाद तो छापते नहीं हैं। तो जो स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट के अलावा जो एजेंसीज़ या डोनर एजेंसीज़ बताती हैं वो 6.9 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल बताती हैं। उसमें मज़ीद 2 मिलियन बच्चों का इजाफा होने जा रहा है सूबे के अंदर। यानी तालीम जो है वो गरीब का बच्चा हासिल ही नहीं कर सकेगा। अपने बच्चों को ये कनाडा में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को ये इंग्लैंड में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, और यहाँ जो गरीब का बच्चे के पास जो पब्लिक स्कूल था उससे उन्होंने उसको भी महरूम कर दिया है। तो कंपेटिटिवनेस तो सूबे के अंदर आएगी नहीं। पिछले पूरे साल के अंदर इस हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया है तालीम के मैदान में, और वो है टीचर्स हायरिंग। अब जब आपके पास स्कूल नहीं है, ठीक है कि टीचर्स की कमी थी, अच्छी बात है कि आपने 53,000 टीचर्स हायर किए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पोस्टिंग्स नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसलिए कि अब आपके पास स्कूल नहीं है, इसलिए कि आपने बेसिकली बहुत सारे स्कूल के अंदर जो आपका एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए थी कि कितने बच्चे हैं, कितने क्लासरूम हैं, उसके हिसाब से टीचर्स असाइन किए जाएं, वो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट नहीं की। आप एक एक टीचर से, मैं आपको ऑथेंटिकली बता रही हूँ, एक एक टीचर से या तो डीईओ या उस स्कूल कैंपस का हेड जो है वो 2-2 लाख रुपए लेता है पोस्टिंग करवाने के लिए। अगर
आपका कोई टीचर जो है या पंजाब कॉलोनी में रहता है तो वो कहेगा कि मेरे से घर से 2 कदम के फासले के ऊपर स्कूल में मुझे पोस्टिंग मिल जाए, और उसके लिए वो 2-2 लाख रुपए लेते हैं, चाहे उस स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए टीचर्स की मज़ीद ज़रूरत हो या ना हो। इस कदर ओवरलोडिंग टीचर्स के शोबे के अंदर चल रही है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस 53,000 टीचर्स के अंदर हमें पता है कि हमारे सूबे के अंदर रिवायात अलाउ नहीं करती कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को मेल टीचर्स के पास भेजना पसंद नहीं करते। तो 53,000 टीचर्स को हायर करते वक्त हमने जो डिस्पैरिटी थी डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स की, उसको हमने फिर एक तरफ साइड पे रख दिया और हमने सिर्फ 16,000 फीमेल टीचर्स हायर किए हैं और बाकी सारे मेल टीचर्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे पास फिर वही हाल होगा कि जो स्कूल्स के अंदर आप पोस्टिंग्स करेंगे भी, तो जहाँ पे बच्चियों को वालिदैन ने भेजने का सोचा भी, तो वो फिर मेल टीचर्स की वजह से नहीं भेज पाएंगे। इन पूरे स्कूल के सेंसस में जो डेटा हमारे पास आज अवेलेबल है ऑथेंटिकली, 49,000 स्कूल्स में से आप हैरान होंगे सुन के कि सूबे में सरकारी स्कूल जो बच्चियों के लिए उनकी तादाद हार्डली 5,000 है। और अब वो ये जो फ्लड की सिचुएशन आई उसके बाद पता नहीं इन 5,000 में से कितने रह जाएंगे। तो जो लिटरेसी है उसमें जो बच्चियों की इंक्लूसिविटी है या जेंडर को जिसको टारगेट करके जिस बेसिस के ऊपर ये वर्ल्ड बैंक से, यूएसएड से, पता नहीं कहाँ से पैसे नहीं लेते और लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं जो कि टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन है, उसके बावजूद भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरली जो चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है वो उन्होंने की नहीं है। अब मुझे यहाँ से देखिए, ये रिपोर्ट जो दी गई उसका मकसद था, ये परफॉर्मेंस, ये नंबर्स हैं, ये फाइनेंशियल ऑडिट है। परफॉर्मेंस ऑडिट किधर गया? परफॉर्मेंस ऑडिट ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नक्शा खींचा है। करप्शन से हमने बाकी डिपार्टमेंट का नक्शा खींचा है। ऑडिट दो किस्म का है, फाइनेंशियल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये तीनों ऑडिट करने लाजिम और मलजूम है अगर वो सही अहाता करना चाहता है हुकूमत सिंध का, हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का। ये वो इदारा है जिसमें अपना कलीदी किरदार अदा करना है करप्शन को डील करने के लिए। हर साल जब फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है तो सिंध गवर्नमेंट उछलती है कि इतना इतना फेडरल गवर्नमेंट ने गड़बड़ की हुई है, या पंजाब में अगर पीटीआई की होगी तो मुराद अली शाह साहब बल्लियों उछल रहे होते हैं। बात यह है कि ऑडिट डिपार्टमेंट को अपने फॉलो अप रिपोर्ट्स भी उतनी ही तनदेही से करनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, खराबी आ रही है, बुनियादी वजह क्या है खराबियों की, जिसको कोई कवर नहीं कर रहा। चलिए, दो सवाल आ गए जी। पहला वाला ये है, अभी आप सुप्रीम कोर्ट का तो हाल देख रहे हैं। हमने अगर ये हाल कर दिया तो खरीद फरोख्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में भी शुरू हो जाएगी। तो अदालतें पहले ये डिक्लेयर कर दे सिंध गवर्नमेंट के अदालतों के फैसलों को मानेगी, ये नहीं फिर कहेगी कि ये इस अदालत का फैसला हम नहीं मानते या मानते हैं। अव्वल तो जितने इन्हीं ने मजिस्ट्रेट लगाए जो आइंदा आगे जाके जज बनते, सबका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। तो आइंदा 10 साल 15 साल तक जो भी जज बनेगा उसका ऑलरेडी पार्टीजन है हमारे लिहाज से तरीके इंसाफ के, माजरत के साथ, इससे कि हमारे जुडिशल प्रोसेस के अंदर कोई स्क्रूटनी की वो नहीं है। अब आए आपका जो मेजर सवाल है वो है सेंसस के हवाले से। सेंसस पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त यकीन रखती है कि सेंसस होना चाहिए। सेंसस एक नहायत अहम एक्सरसाइज है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए, इसके अंदर इस्लाहात करनी चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए। और हम इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि हर शख्स को वहाँ गिनती होनी चाहिए जहाँ की वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ वो पिछले 6 माह से रह रहा है। इस वक्त के सेंसस के अंदर
हमने भी कमियां नोट की हैं जिसके लिए हमने लिखा है। पहली कमी, हम समझते हैं कि ये डाटा पहले आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में नादरा के रिकॉर्ड से लिहाज से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी है या बे फॉर्म में उनका जिक्र आ गया है, तो आपको एक आबादी वहां से मिलेगी। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम जो चीज हो जाती है वो ये हो जाती है कि जिन लोगों के पास NIC नहीं है उनकी तादाद कितनी है। हमारी हुकूमत से हमने पहले भी कहा था, हमारे जब फेडरल गवर्नमेंट में थे हमारा पूरा इरादा था कि इस दफ़ा जब सेंसस होगा तो उसके साथ साथ एलियन कार्ड बनाना लाजिम है। एलियन कार्ड कौन सा है? जो हजरात पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं रखते, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हों, चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान की वजह से आए हों। अब मशरक़ी पाकिस्तान को कितने साल हो गए? 52 साल। अगर उनके बच्चों को अभी भी हम पाकिस्तानी नहीं मानने को तैयार तो हम जुल्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमने अफगानिस्तान के लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजना है तो उनकी शनाख्त होना लाजिम है, उनका एलियन कार्ड बनना लाजिम है। लेकिन जब वो यहाँ का पानी पीते, यहाँ की गंदम खाते, यहाँ की सड़कें इस्तेमाल करते तो सेंसस में उनका जिक्र भी लाजिम है। ये हमने शुतुरमुर्ग वाला काम नहीं करना कि मिट्टी में अपना सर दे दिया और कह दिया ये लोग तो है ही नहीं। भाई है, मौजूद है, बर्मीज भी है, रोहिंग्या भी है, ईरान के लोग भी आए हुए, उनकी तादाद नहीं मालूम, वो तादाद मालूम करना जरूरी है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, आपने अहम नुकता उठाया है, ऑडिटर जनरल बेसिकली इसका जिम्मेदार होता है ऑडिट का, और ऑडिटर जनरल बुनियादी तौर पे वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है, वफाक के अंडर आता है। आपने 21-22 की ये रिपोर्ट दी है या उससे पहले, तब तो PTI की हुकूमत थी, आपने कभी अपनी फेडरल गवर्नमेंट में ये आवाज़ उठाई कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं होती? आपकी गवर्नमेंट। अच्छा जी, इसके अंदर ये दास्तान गम है बहुत पुरानी। सदर मोहतरम, आपको और आगे चलते हैं, ये वफाक के गवर्नमेंट के नीचे नहीं आता, ये स्टेट के अंडर आता है। स्टेट के सिंबल है सदर मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब या उससे पहले जो भी है। ये जो रीत डली हुई है कि वो ऑडिटर जनरल जो अपॉइंट करता है सदर पाकिस्तान, वो फिर आगे अपॉइंटमेंट करता है, और जिस तरह थाने बिकते हैं इसी तरह पाकिस्तान की हर अदारा बिकवे है। इस वक्त जो है वो खरीद फरोख्त हो रही है, इसीलिए तो इस मुल्क में करप्शन है। तो आपने बात निशानदेही पूरी, हम दोबारा सदर मोहतरम को ये पूरी रिपोर्ट भेजेंगे, वो दोबारा ऑडिटर जनरल से पूछेंगे, वो उसके ऊपर, लेकिन वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान किस अकाउंट कमेटी के सामने पेश होगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त PMLN के पास है। वो क्यों नहीं इसका अहाता करते रह रहे? इससे कि वो अहाता कर नहीं सकते, इससे कि जिस वक्त उन्होंने इसके ऊपर हाथ रखेंगे वो उनकी दुम पे हाथ रख देगा। जैसे ही तुम पे पड़ेगा PMLN की, इससे क्या, हुकूमत तो उनकी थी। तो इसे मसाइल है, गंभीर है जी। कल जो अतहर बिन का नोट आया है, क्या आपसे शायद आपने पढ़ा भी होगा? जी देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो कुछ जुडिशरी में हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। ब्रदर जजेस को कुछ मामला जो होते हैं वो चैम्बर्स में जो अपने उसमें डिस्कस करने चाहिए। आज जस्टिस बंदयाल उन दो से जजमेंट लिखवा दे, इससे क्या अतहर मिल्ला ने तो सुनी नहीं थी, या तो वो अदालत का हिस्सा थे तो उनका ओपिनियन वोट में काउंट होना चाहिए था, वो बैठे नहीं, उन्होंने पूरा केस सुना नहीं, उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया बगैर सुने हुए। अब बाकी दो भी दे देंगे जजमेंट, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा जब उन दो का आ जाएगा? 4-3 के बजाय क्या हो जाएगा? 5-4 हो जाएगा। तो फिर 5-4 हो जाएगा।
अगर हमने इस मुल्क की किस्मत का यूं ही फैसला करना है तो ये ज्यादती है। पाकिस्तान का आईन किसी वकील से पूछ ले, किसी जज से पूछ ले, कोई एक शख्स ये नहीं कहता कि असेंबली के डिसोल्यूशन के 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस वक्त सिर्फ उन्होंने दो बातें उठाई हुई है। एक ये था कि लाहौर हाई कोर्ट में जब केस चल रहा है तो उनको सो मोटो नहीं उठाना चाहिए। चलिए जी, लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। क्या फैसला दिया? यही दिया कि 90 दिन में इलेक्शन खत्म हो गया, वो चैप्टर बंद। दूसरा क्या है? दूसरी बात उन्होंने ये उठाई है कि जी डिसोल्यूशन, मैं आपके तवज्जुह से खुद परवेज इलाही साहब को भी लिखा है, इंशाअल्लाह वो भी कल परसों स्टेटमेंट दे देंगे कि मैं दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ। मैंने एक निहायत संजीदा फैसला किया था, मैंने अपनी मर्जी से किया था और मैंने ही डिसोल्यूशन के लेटर पे साइन किया। मुझे कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता इस उम्र में आके। एक पार्टी के साबिक सरबराह रह चुके हैं, उन्होंने पीटीआई भी किसके डिक्टेशन पे की? नहीं की। उन्हें ज्वाइंट पीटीआई अपनी फ्री विल से की, अपने भाई को छोड़ के की। वो असेंबली के डिसोल्यूशन का ऑर्डर भी उन्होंने खुद लिखा है। जब वो लिख देंगे तो वो जजेस कहाँ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मैं आपकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। किसी को और को चाहिए? मुझे दे दो।